नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारा शरीर कैसे इतने अलग-अलग तरीकों से घूम, मुड़ और झुक पाता है? आज हम शरीर की गति के पीछे के इसी कमाल के मैकेनिज्म को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आता है। आखिर हमारे शरीर में ये जबरदस्त लचीलापन आता कहाँ से है? चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे शरीर का ढांचा कैसा है, गति का असली रहस्य क्या है, कुछ खास तरह के जॉइंट्स जैसे बॉल एंड सॉकेट और हिंज जॉइंट कैसे काम करते हैं, और आखिर में हड्डी और कार्टिलेज में क्या फर्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस स्ट्रक्चर से जो हमें हमारा आकार देता है, यानी हमारे कंकाल से। जरा सोच कर देखिए, अगर हमारे शरीर में ये हड्डियां न होती तो क्या होता? हम शायद बस मांस की एक गठरी जैसे होते जिसका कोई आकार ही नहीं होता। ये कंकाल ही है जो हमें एक डेफिनेट शेप देता है। तो कंकाल का काम सिर्फ हमें एक शेप देना ही नहीं है, यह हमारे शरीर को सपोर्ट देता है, हमें चलने फिरने में मदद करता है, और सबसे जरूरी बात, यह हमारे दिल और दिमाग जैसे नाजुक अंगों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह भी काम करता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक पहेली है। अगर कंकाल हमें सपोर्ट देता है तो फिर मूवमेंट कैसे होता है? हड्डियां तो खुद में सख्त होती हैं, वो तो मुड़ नहीं सकती, तो फिर हम चलते फिरते कैसे हैं? यही तो सबसे मजेदार सवाल है। अगर हमारा पूरा ढांचा सख्त हड्डियों से बना है तो फिर उसमें ये घूमने फिरने की काबिलियत कहां से आई? इसका जवाब छिपा है संधियों में। संधि यानी जॉइंट, ये वो जगह है जहां दो हड्डियां आपस में मिलती हैं। यही वो मैजिकल कनेक्शन है जो हमारे इस सख्त कंकाल को फ्लेक्सिबल बनाता है और हमें मूव करने की ताकत देता है। चलिए, अब कुछ खास तरह के जॉइंट्स को थोड़ा करीब से देखते हैं और शुरुआत करते हैं कंदूक खल्लिका संधि से, जो हमें सबसे ज्यादा मूवमेंट की आजादी देती है। इसका नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। कंदूक का मतलब है गेंद। इसमें एक हड्डी का सिरा गेंद जैसा गोल होता है और दूसरी हड्डी का सिरा एक कटोरी या सॉकेट जैसा, और ये गेंद उस सॉकेट में आराम से फिट हो जाती है। और इसी अनोखे डिजाइन की वजह से हम अपने हाथ या पैर को लगभग हर दिशा में घुमा सकते हैं, जैसे हमारे कंधे और कूल्हे के जोड़। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बेहतरीन उदाहरण हैं। अब दो और तरह की संधियों को देखते हैं जिनके काम एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। एक मूवमेंट के लिए बनी है तो दूसरी सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए। सबसे पहले है हिंज संधि, जिसे कब्जा संधि भी कहते हैं। ये ठीक दरवाजे के कब्जे की तरह काम करती है। जैसे दरवाजा सिर्फ एक ही तरफ खुलता और बंद होता है ना? वैसे ही ये जोड़ भी सिर्फ एक ही दिशा में मूवमेंट करने देता है। हमारी कोहनी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हम हाथ को एक तरफ तो मोड़ सकते हैं, लेकिन क्या इसे पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां हिंज संधि है जो इसे रोकती है। और फिर आती है अचल संधि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं हिलती। यहां हड्डियां एक दूसरे के साथ मानो फ्यूज हो जाती हैं, एकदम मजबूती से। इसका सबसे अहम उदाहरण है हमारी खोपड़ी। खोपड़ी की हड्डियां आपस में इन्हीं फिक्स्ड जॉइंट्स से जुड़ी होती हैं ताकि हमारे दिमाग को सबसे मजबूत सुरक्षा मिल सके। यहां स्थिरता गति से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब तक हमने हड्डियों की बात की, लेकिन हमारे कंकाल का हर हिस्सा पत्थर जैसा सख्त नहीं होता। कहानी में एक और हीरो है जिसे हम उपास्थि कहते हैं। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, ये हड्डियों की तरह कठोर नहीं होती, बल्कि काफी लचीली होती हैं। जैसे हमारे कान का ऊपरी हिस्सा, ये उपास्थि से ही बना है। देखिए, इसे कितनी आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो अस्थि और उपास्थि में सीधा सा फर्क यही है, अस्थियां यानी हड्डियां कठोर होती हैं और सहारा देती हैं, जबकि उपास्थि यानी कार्टिलेज लचीली होती हैं और आसानी से मुड़ जाती हैं। और यहीं पर वो पुरानी कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। हड्डियां कठोर होती हैं, उनमें झुकने की आदत नहीं होती, इसीलिए ज्यादा दबाव पड़ने पर वे टूट जाती हैं। वहीं उपास्थि झुक जाती है, इसलिए वो टूटती नहीं। कभी सोचा है कि छोटे बच्चे दिन में कई बार गिरते हैं फिर भी उन्हें फ्रैक्चर कम क्यों होता है? वो इसीलिए क्योंकि उनके शरीर में बड़ों के मुकाबले हड्डियां कम और कार्टिलेज ज्यादा होती हैं, जो उन्हें ये एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। तो कंकाल, संधियों और उपास्थि के सफर के बाद चलिए इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर एक साथ कैसी दिखती है। तो संक्षेप में, कंकाल हमारा फ्रेमवर्क है, संधियां इस फ्रेमवर्क को मूव करने की इजाजत देती हैं,
अलग अलग तरह के जोड़ हमें अलग अलग तरीकों से चलने में मदद करते हैं, और अस्थि और उपास्थि की ये जोड़ी इस पूरे सिस्टम को मजबूती और लचीलापन दोनों देती है। वाकई में हमारा शरीर इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है, और ये सोचना कितना दिलचस्प है कि यही सिद्धांत, एक सख्त ढांचा और लचीले जोड़, जानवरों की दुनिया में और कहां-कहां देखने को मिलते हैं। अगली बार जब किसी जानवर को चलते हुए देखें तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। नमस्कार। चलिए आज हम प्रकृति की उस छिपी हुई इंजीनियरिंग की दुनिया में उतरते हैं जहां हर डिजाइन का एक बहुत गहरा मकसद होता है। एक ऐसा नियम जहां बनावट ही ये तय करती है कि कोई चीज क्या काम करेगी। लगता तो ये एक साधारण सा सवाल है ना? लेकिन इसका जवाब एक गहरे रहस्य की तरफ इशारा करता है, और ये जवाब छिपा है पौधों और जानवरों दोनों के बिल्कुल बेसिक डिजाइन में। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल आइडिया को समझते हैं। देखिए, प्रकृति की दुनिया में किसी भी चीज का रूप या आकार यूं ही नहीं होता। ये असल में उसके मकसद और उसके वजूद का एक सटीक ब्लूप्रिंट होता है। और यही वो उसूल है जिसे हम जिंदगी के अलग अलग रूपों में देखने वाले हैं। हम अपनी ये यात्रा पौधों की दुनिया से शुरू करेंगे, जो स्थिरता और मजबूती की एक अद्भुत मिसाल है। अगर हमें पौधों को समझना है तो हमें उनकी बेसिक बनावट, उनके आर्किटेक्चर को देखना होगा। तो चलिए उनके सबसे ज़रूरी हिस्से यानी तने से शुरू करते हैं, जो उनके पूरे ढांचे को तय करता है। देखिए, पौधों को हम अक्सर उनके तनों के आधार पर 3 मेन कैटेगरीज में बांटते हैं, और ये छोटा सा फर्क ही उनकी पूरी दुनिया बदल देता है। साख जैसे धनिया, इनके तने कोमल होते हैं, इसलिए ये छोटे रह जाते हैं। झाड़ियों के तने कठोर होते हैं, जो उन्हें फैलने में मदद करते हैं, और पेड़ों के मोटे मजबूत तने उन्हें आसमान छूने की ताकत देते हैं। तो सिर्फ तने की बनावट ही ये तय कर देती है कि कोई पौधा जमीन पर रहेगा या आसमान से बातें करेगा। अच्छा, पर उन पौधों का क्या जिनका तना ही कमजोर होता है? उनके पास 2 रणनीतियां होती हैं। विसर्पी लताएं जैसे कि लौकी या कद्दू, ये जमीन पर ही फैल जाती हैं, जबकि आरोही जैसे मनी प्लांट किसी सहारे को पकड़कर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये बनावट में एक छोटा सा ही तो फर्क है, लेकिन बढ़ने के तरीके में बहुत बड़ा। अब देखिए, तने का काम सिर्फ पौधे को सीधा खड़ा रखना ही नहीं है। असल में ये तो उसका पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये एक बहुत ही साधारण सा प्रयोग दिखाता है कि कैसे तने के अंदर पतली पतली नलियां होती हैं, जो जड़ों से पानी और न्यूट्रिएंट्स खींचकर पत्तियों तक पहुंचाती हैं। मतलब ये पौधे का वो अदृश्य प्लम्बिंग सिस्टम है जो उसे जिंदा रखता है। चलिए अब पौधे की रसोई यानी पत्ती की तरफ चलते हैं। पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ता है और फलक उसकी मेन सतह है, लेकिन असली जादू तो इसकी नसों यानी शिराओं में है। जालिका रूपी शिरा विन्यास जो आम जैसे पौधों में होता है, वो एक नेट की तरह फैलता है, जबकि गेहूं में ये शिराएं एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। ये सिर्फ कोई डिजाइन नहीं है, ये तो पौधे के डीएनए में छिपा एक कोड है जो बताता है कि वो किस परिवार से है। पत्तियों के बनावट का सीधा सीधा असर पड़ता है वाष्पोत्सर्जन पर। आसान भाषा में कहें तो पौधे से पानी का हवा में उड़ना। चौड़ी पत्तियां ज्यादा पानी छोड़ती हैं, और इसीलिए जब माहौल सख्त होता है तो बनावट बदल जाती है। रेगिस्तानी पौधे अपने पत्तियों को कांटों में बदल लेते हैं ताकि पानी का नुकसान कम से कम हो। ये रूप और कार्य का एक बेहतरीन उदाहरण है। जमीन के नीचे भी इंजीनियरिंग का कमाल छिपा है। एक तरफ है मूसला जड़, जो एक एंकर की तरह पौधे को जमीन में गहराई से पकड़ती है, जो उसे आंधी तूफान में भी टिके रहने में मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ रेशेदार जड़ें एक जाल की तरह फैलकर बारिश के पानी को तेजी से सोख लेती हैं। दोनों डिजाइन अलग अलग चुनौतियों के लिए एकदम सही समाधान है। तो अब बारी आती है पौधे के आर्किटेक्चर के सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे खूबसूरत हिस्से की, यानी फूल। ये सिर्फ सुंदर नहीं है, ये असल में प्रजनन के लिए बनाई गई एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन है। सोचिए, एक फूल में हर हिस्से का अपना एक खास काम है, कुछ भी फालतू नहीं। बाह्य दल एक गार्ड की तरह कली की रक्षा करते हैं। पंखुड़ियां रंगीन विज्ञापनों की तरह मधुमक्खियों और तितलियों को अपनी ओर खींचती हैं, और इसके बिल्कुल सेंटर में है प्रजनन अंग, पुंकेसर और स्त्री केसर, जो मिलकर पौधे की अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं। हर हिस्सा एक बड़ी मशीन का एक जरूरी पुर्जा है। चलिए इन प्रजनन अंगों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। नर हिस्सा यानी पुंकेसर, इसमें होता है परागकोश, जहां पराग के कण बनते हैं, और मादा हिस्सा यानी स्त्री केसर, इसमें होता है वर्तिकाग्र, जो इन पराग कणों को पकड़ता है, और अंडाशय, जहां बीज तैयार होते हैं। ये वाकई में एक अविश्वसनीय रूप से सटीक इंजीनियरिंग है।
चलिए अब पौधों की इस स्थिर दुनिया से निकलकर जानवरों की डायनामिक चलती फिरती दुनिया में चलते हैं। यहाँ बनावट का मकसद है मूवमेंट और सपोर्ट देना, और ये सब कुछ शुरू होता है कंकाल से। हमारा जो कंकाल है ना, वो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा नहीं है, उसे हमारे शरीर का आर्किटेक्ट समझिए। यही हमें आकार देता है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ हमें सीधा रखता है और हमारे सबसे कीमती अंगों जैसे दिल और दिमाग के लिए एक मजबूत किले की तरह काम करता है। तो हमारा ये पूरा ढांचा दो मेन चीज़ों से बना है। हड्डियाँ यानी अस्थि, जो कठोर होती हैं और मजबूती देती हैं, और दूसरी तरफ है उपास्थि यानी कार्टिलेज, जो हमारे कान और नाक में होती है। ये लचीली होती है। ये लचीलापन जोड़ों में मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हड्डियाँ एक दूसरे से टकराएं नहीं। देखिए, हड्डियाँ खुद ब खुद तो हिल नहीं सकती। असली कमाल तो वहाँ होता है जहाँ ये मिलती हैं, यानी हमारे जोड़ों में, हमारे जॉइंट्स में। ये जोड़ बड़ी शानदार इंजीनियरिंग से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि अलग अलग तरह की मूवमेंट हो सके। हमारे शरीर में अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के जोड़ बने हैं। जैसे हमारा कंधा है, ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये हाथ को किसी भी डायरेक्शन में घुमाने की पूरी आज़ादी देता है। फिर आता है हिंज जॉइंट, जैसे घुटना। ये बिल्कुल दरवाजे के कब्जे की तरह काम करता है, बस आगे पीछे। और हाँ, खोपड़ी में अचल संधियां भी हैं जो बिल्कुल नहीं हिलती, क्योंकि उनका एक ही काम है, सुरक्षा। 13 ये नंबर क्या हो सकता है, जरा सोचिए। ये है एक कॉकरोच के दिल में मौजूद चेम्बर्स की संख्या। हमारे दिल में कितने होते हैं? सिर्फ 4। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कितने अलग और कितने कमाल के हो सकते हैं, जो अलग अलग जीवों की ज़रूरतों के हिसाब से बने हैं। तो आखिर में चलिए देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर ही फंक्शन तय करता है वाला नियम है, ये पूरे एनिमल किंगडम पर कैसे लागू होता है और कैसे ये जीवों को अपने माहौल में आसानी से रहने में मदद करता है। किसी मछली के शरीर को देखिए, कैसा होता है? धारा रेखीय, मतलब बीच में चौड़ा और किनारों पर पतला। ये डिज़ाइन पानी के खिंचाव को कम करने के लिए परफेक्ट है। यही डिज़ाइन हमें पक्षियों और यहाँ तक के हवाई जहाज़ों में भी देखने को मिलता है। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक आदर्श उदाहरण है, जो एक खास काम के लिए बनाया गया है। और हम अपनी बात इसी सवाल पे ख़त्म करते हैं। अगर वाकई संरचना ही काम को तय करती है, तो फिर हमारे इंसानी हाथ का इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, एक ऐसा हाथ जो पकड़ सकता है, बना सकता है, महसूस कर सकता है, ये हमारे मकसद के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है। सुनने के लिए शुक्रिया।